तो हेलो भाई लोग, आज मैं जुजुत्सु काइसेन के सीजन 2 के पार्ट 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जुजुत्सु काइसेन सीजन 2 पार्ट 1 की स्टार्टिंग में हमें गोजो का पास्ट दिखाया जाता है, जहाँ पर गोजो सेकेंड ईयर में गेतो के साथ पढ़ रहा होता है। तभी हमें एक दिन गेतो को दिखाया जाता है जो कि एक सुनसान गली में जा रहा होता है। फिर उसे आगे चलकर उसे एक कर्स स्पिरिट दिखता है जो कि इंसान को मारकर खा रहा होता है। फिर हमें गेतो के स्किल के बारे में दिखाया और बताया जाता है। गेतो की स्किल का नाम कर्स स्पिरिट मैनिपुलेशन होती है। इस स्किल के यूज से गेतो किसी भी कर्स स्पिरिट को एनर्जी बॉल में बदल कर उसे एब्जॉर्ब कर लेता है और जब चाहे उन कर्स स्पिरिट को अपने अंदर से निकाल कर उन्हें कंट्रोल कर सकता है। और ये स्किल गेतो की सबसे पावरफुल स्किल होती है, जिससे कि पता चलता है कि गेतो भी गोजो जितना स्ट्रॉन्ग है। फिर हमें अगले सीन में फर्स्ट ग्रेड सोर्सर में और सेकंड ग्रेड सोर्सर में लोरी को दिखाया जाता है, जिन्हें पिछले सीजन में भी दिखाया गया होता है। उन दोनों को एक भूतिया महल को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेजा गया होता है, क्योंकि उस महल में जो भी फैमिली रहती है उनका मर्डर हो गया था। जिसके बाद कुछ स्टूडेंट भी उस महल में गए होते हैं और उनकी भी हत्या हो गई होती है, जो कि पूरे इंटरनेट पर ये बात फैल गई होती है। ये सब क्राइम को पता लगाने के लिए मेमे और लोरी को उस महल में इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा गया होता है। फिर वो दोनों महल के अंदर चले जाते हैं और वो दोनों अलग अलग होकर पूरे महल को चेक कर रहे होते हैं। तभी वो दोनों सारे कमरों को चेक करने के बाद एक दूसरे के सामने ही आ जाते हैं। फिर मेमे उसको बताती है कि हम किसी तरह के लूप में फंस गए हैं। फिर उन्हें पता चलता है कि जो स्टूडेंट इस मिशन के लिए आए होंगे वो भी इस लूप में फंस गए होंगे और कर्स स्पिरिट ने उन्हें मार दिया होगा। फिर लोरी कहती है कि इस मेंशन पर एक बैरियर लगा हुआ है। फिर हम देखते हैं कि मेंशन पूरा टूटने लगता है और लोरी मेंशन से बाहर निकलने के लिए भागने लगती है। तभी बैरियर टूट जाता है और लोरी को बाहर गोजो खड़ा दिखाई देता है और पूरा का पूरा मेंशन खत्म हो चुका होता है। फिर मेमे और लोरी को पता चलता है कि जब वो दोनों मेंशन के अंदर फंसे हुए होते हैं तब इन्हें बैरियर के अंदर टाइम का पता नहीं चल रहा होता है। फिर गोजो कहता है कि तुम दोनों 2 दिन से यहाँ पर फंसे हुए हो, जिस कारण स्कूल ने मुझे और गेतो को तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है। उसके बाद गोजो लोरी का बहुत ही मजाक उड़ाता है, जिससे कि लोरी बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगती है। तभी लोरी के पीछे एक बड़ा सा कर्स मोस्टर आ जाता है, जिसके बाद गेतो भी एक बड़ा सा मोस्टर निकालता है जो कि उस बड़े कर्स को निकल जाता है। फिर गेतो भी लोरी का मजाक उड़ाने लगता है, जिस पर लोरी और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। फिर तभी वहाँ पर एक और स्टूडेंट आ जाती है जिसका नाम शोको होता है, जिसे देखकर लोरी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसको जोर से हग कर लेती है। तभी मैं कहती है कि अगर हम 2 दिन से यहाँ पर फंसे हुए तो मैं इसका ज्यादा फीस चार्ज कर सकती हूँ। फिर वो गोजो से पूछती है कि तुमने कर्टन लगा दिया है ना, जिस पर वो सभी चुप हो जाते हैं क्योंकि गोजो कर्टन लगाना भूल गया होता है। तभी हमें अगले सीन में टीचर गए से खूब डांट पड़ती है। फिर गेतो और सो को बताते कि वो गोजो जो कर्टेन लगाना भूल गया था। फिर टीचर यागा उसे पनिश करते हैं। तभी अगले सीन में गोजो और बाकी स्टूडेंट्स बास्केटबॉल खेलते हुए दिखते हैं, जहाँ पर गोजो कहता है कि हमें कर्टेन लगाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इंसान कर्स को नहीं देख सकता है और ये कमजोर इंसानों को बचाने का काम कितना मुश्किल होता है। जिस पर गेतो कहता है कि हमारा काम ही आम इंसानों को बचाना है, जिस पर उन दोनों में काफी बहस हो जाती है और वो दोनों लड़ने लगते हैं। तभी गेतो एक स्पिरिट को निकालता है और कहता है कि चलो बाहर जाके फाइट करते हैं। तभी टीचर यागा वहाँ पर जाते हैं और हम देखते हैं कि गेतो और गोजो दोनों साथ में एक्सरसाइज करने लगते हैं। तभी टीचर यागा कहते हैं कि मैं तुम दोनों को एक मिशन पर भेज रहा हूँ, उसमें उन्हें एक वेसल को ठीक ठाक यहाँ पर लाना है क्योंकि उस वेसल के पीछे 2 ग्रुप पड़े हुए हैं। तभी गोजो और गेतो उस वेसल को लाने के लिए चले जाते हैं। तभी वो दोनों उसी होटल में आ जाते हैं जिसमें वेसल होती है। फिर गेतो होटल के अंदर चला जाता है और गोजो होटल के बाहर पहरा दे रहा होता है और वो दोनों फोन कॉल पर बात कर रहे होते हैं। फिर गोजो कहता है कि टेंशन की कोई बात नहीं क्योंकि हम दोनों बहुत ही स्ट्रॉन्ग हैं। जिस पर गेतो कहता है कि इतना ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं, तुम्हें सीनियर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तभी होटल में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और वो लड़की जो कि वेसल होती है वो बिल्डिंग से नीचे गिर रही होती है। तभी हमें गेतो दिखाई देता है जो कि ब्लास्ट से बचने के लिए एक स्पिरिट को शील्ड की तरह यूज करता है। तभी गोजो उस लड़की को बिल्डिंग से गिरते हुए देख लेता है और अपने एक उड़ने वाले कर्स स्पिरिट की मदद से उस लड़की को बचा लेता है। और फिर हमें पता लगता है कि ये ब्लास्ट क्यू ग्रुप के मेंबर से करवाया गया होता है। इधर दूसरी तरफ एक सोल्जर गोजो पर बहुत सारे वेपन से अटैक कर देता है, पर गोजो अपनी शील्ड से उन सभी को रोक देता है। तभी वो सोल्जर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ क्योंकि उसने गोजो के बारे में बहुत कुछ सुना होता है। तभी वो गोजो को फाइट करने के लिए चैलेंज कर देता है, जिस पर गोजो कहता है कि मैं तुम्हें तब तक नहीं मारूंगा जब तक तुम मुझसे रहम की भीख नहीं मांगोगे। तभी हम बिल्डिंग में 2 लोगों को बात करते हुए देखते हैं। तभी उनमें से कोंग कहता है कि हमारे पास कर्स स्पिरिट नहीं है, पर हमारे पास बहुत सारा पैसा है जिससे कि वो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट किलर को हायर कर सकते हैं और उस कॉन्ट्रैक्ट किलर का नाम फुजीगिरो होता है। फिर हम देखते हैं कि गेतो अपने रूम में चाय बनाकर पी रहा होता है और रिको और उसकी केयर टेकर सोफे पर बेहोश पड़ी होती है और गेतो उस आदमी को अपने स्पिरिट की मदद से पकड़ लेता है जिसने ये ब्लास्ट किया होता है और वो गेतो को कहता है कि वो उसे छोड़ देगा, पर गेतो ऐसा दिखाता है कि उसने उसकी बात सुनी ही नहीं, जिस पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो गेतो से कहता है कि यहाँ पर हमारा सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर भी आया हुआ है। तभी गेतो के फोन पर एक फोटो आती है जिसे गेतो उस आदमी को दिखाता है और वो आदमी उस फोटो को देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि उस फोटो में उसके सबसे स्ट्रॉन्ग मेंबर को गोजो ने पकड़ रखा था। तभी हमें अगले सीन में
फौजी गेरो जो कि तोजी होता है उसे दिखाई देता है और वो रेस पर पैसे लगाने के लिए आया होता है। तभी कोंग कहता है कि तुम्हें जिस काम के लिए हायर किया गया वो तुम पूरा करो। तभी तोजी कहता है कि मैं गोजो को बराबर की लड़ाई में नहीं हरा सकता हूँ, इसलिए मैंने कुछ गुंडे उसके पास लड़ने के लिए भेजे हैं। फिर वो कहते हैं कि जब गोजो थक जाएगा तब मैं उसे लड़ने जाऊंगा। तभी गोजो को दिखाया जाता है जो कि रिको को उठाकर जा रहा होता है। तभी रिको की आंख खुलती है और वो गोजो को एनिमी समझकर उसे चांटा मारती है और उन दोनों को उससे दूर रहने के लिए कहती है। फिर गेतो उसको समझाते हुए कहता है कि हम इसको प्रोटेक्ट करने के लिए आए हैं, जिस पर रिको उन पर बिलीव नहीं करती है और कहती है कि तुम्हारे तो शकल पर ही झूठा लिखा है। ये सुनते ही गोजो और गेतो दोनों रिको को परेशान करने लगते हैं। तभी उसकी केयर टेकर आती है और कहती है कि ये दोनों हमारी साइड है। तभी रिको देखती है कि उसकी जीएफ केयर टेकर कर्स स्पिरिट पर बैठी है। तभी गेतो बताता है कि ये उसका कर्स स्पिरिट है और वो किसी भी कर्स स्पिरिट को कंट्रोल कर सकता है। तभी गोजो रिको से पूछता है कि तुम दुखी मत हो क्योंकि तुम्हारी बॉडी कुछ ही दिनों में मास्टर तेंगेंग के साथ मर्ज हो जाएगी। जिस पर रिको कहती है कि मुझे इस बात पर गर्व है कि मैं मास्टर तेंगो की वेसल बनने वाली हूँ। गेतो और गोजो उसकी बातों को इग्नोर किए जा रहे होते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तभी रिको को याद आता है कि उसे भी स्कूल जाना है। तभी गेतो और गोजो रिको को उसकी रिक्वेस्ट पर स्कूल ले आते हैं। फिर गोजो टीचर यांग को कॉल पर कहता है कि हमें तो रिको को सीधा जुजुत्सु हाई ले जाना चाहिए। जिस पर टीचर यांग कहते हैं कि तुम्हें रिको की हर बात माननी होगी क्योंकि ये मास्टर त्यांग की ऑर्डर है। तभी गेतो कहता है कि रिको कुछ ही दिन में मास्टर तेंगेंग के साथ मर्ज हो जाएगी, जिसके बाद वो हमारे साथ जुजुत्सु हाई में ही रहेगी। उसे अपनी फैमिली और फ्रेंड से भी मिलने को नहीं मिलेगा, इसलिए हमें उसकी आखिरी विश को पूरा करना चाहिए। मितासो आके कहती है कि रिको की कोई भी फैमिली नहीं है। बचपन में ही उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट हो गया था और उसी एक्सीडेंट में मारे गए थे। बचपन से रिको को मैंने ही संभाला है और मैं भी यही चाहती हूँ कि वो अपने आखिरी पल में अपने सभी दोस्तों से मिल सके और उनके साथ टाइम स्पेंड कर सके। तभी गोजो गेतो से पूछता है कि तुम्हारी कर्स स्पिरिट कहाँ है जिसे तुमने रिको की सिक्योरिटी के लिए भेजा था। फिर गेतो चेक करके बताता है कि हमें जल्दी से रिको के पास जाना होगा क्योंकि मेरे कर्स स्पिरिट में से 2 को किसी ने मार दिया है। अगले सीन में हमें तोजी को दिखाया जाता है जो कि टीवी पर रेस देख रहा होता है। उसने कोंग को कहकर रियो के ऊपर बाउंटी भी लगवा दिया होता है जिससे कि जो भी उसे मारेगा उसे बहुत सारे पैसे मिलेंगे। इसलिए बहुत सारे कर्स स्पिरिट रिको को मारने के लिए आए होते हैं। फिर गेतो उन सभी कर्स स्पिरिट को ढूंढने के लिए चला जाता है और गोजो मिसातो और रिको को ढूंढने चला जाता है। दूसरी तरफ कोंग तोजी को बताता है कि रिको अभी भी स्कूल में ही है और ये भी कहता है कि अगर तुमसे पहले किसी ने उसे मार दिया तो बाउंटी का सारा पैसा उसे ही मिलेगा। फिर उसके बाद कोंग तोजी से कहता है कि तुम्हें हायर करने से अच्छा मैं पहले ही रिको पर बाउंटी रख देता, जिससे कि कोई तो पैसों के लिए रिको को मार देता। जिसके बाद तोजी बताता है कि अभी उसके साथ गोजो है और 100 साल में वो पहला है जिसके पास लिमिटलेस और 6S दोनों टेक्निक है। जब तक गोजो उस लड़की के साथ है उसे कोई भी नहीं हरा सकता है। फिर वो कोंग से कहते हैं कि वो बाउंटी को 48 घंटे तक चलने दे और बाद में सारा पैसा उसको ट्रांसफर कर दे। इतना कह कर वो कॉल कट कर देता है। और इधर स्कूल में गेतो का सामना भी एक ओल्ड मैन से होता है और उसके पास भी 2 कर्स स्पिरिट होते हैं। फिर गेतो उस ओल्ड मैन को देखकर समझ जाता है कि वो भी जुजुत्सु हाई से है। फिर गेतो भी अपने 2 छोटे कर्स स्पिरिट को बुलाता है, जिसे देखकर ओल्ड मैन समझ जाता है कि इसके पास भी कर्स टेक्निक है। पर ओल्ड मैन सोचता है कि मैं इसे हरा सकता हूँ क्योंकि ये अभी यंग है और इसके पास एक्सपीरियंस भी कम होगा। इतने में गेतो एक बड़ा सा कर्स स्पिरिट निकालता है जो कि उस ओल्ड मैन को निकल जाता है। फिर गेतो वहाँ से जाने लगता है। तभी वो ओल्ड मैन साइड से आकर गेतो पर अटैक करता है, पर उस ओल्ड मैन का एक डॉग दिखाई देता है। जिसके बाद हम उस ओल्ड मैन के पास्ट में जाते हैं जिसमें उसे कोई भी प्यार नहीं करता था क्योंकि वो कर्स स्पिरिट को देख सकता था। सिर्फ वो डॉग ही उसे प्यार करता था। फिर उसे याद आता है कि उसे मरे हुए तो 50 साल हो गए हैं। फिर जब वो उस लूप से बाहर आता है तो गेतो उसे बहुत ही मारता है क्योंकि वो कॉम्बैट में बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। फिर गेतो उस ओल्ड मैन से पूछता है कि तुम किस ग्रुप से हो और दूसरी ओर गोजो सीधा रिको की क्लास में चला जाता है, जिसे देख सभी लड़कियां देखी जा रही होती है क्योंकि वो बहुत ही हैंडसम होता है। जिस पर रिको बहाना बना देती है और वो उसको बताती है कि उसका कजन है। फिर सभी लड़कियां गोजो को उसका गिलास निकालने के लिए कहती है और गोजो भी उन सभी को पोज देने लगता है। तभी वहाँ पर टीचर आ जाती है और वो भी गोजो को चुपचाप अपना नंबर देने लगती है। इतने में गोजो रिको को लेकर वहाँ से भाग जाता है, जिसे देखकर सभी लड़कियां गुस्सा हो जाती हैं। फिर गोजो रिको से कहता है कि अभी हम जुजुत्सु हाई जा रहे हैं क्योंकि अगर वहाँ पर किसी ने तुम पर अटैक कर दिया तो तुम्हारे फ्रेंड्स भी खतरे में पड़ जाएंगे। तभी वहाँ पर एक और कर्स यूजर आ जाता है जिसने अपने सर पर एक बैग को पहना होता है और वो रिको को देख रहा होता है। फिर वो कहता है कि इस लड़की को मारने पर 30 मिलियन मिलेंगे। फिर इतने में वहाँ पर मिसातो आ जाती है और उस कर्स स्पिरिट को हरा देती है। तभी वहाँ पर गेतो आ जाता है और उस ओल्ड मैन से पता चल जाता है कि रिको के ऊपर 30 मिलियन का बाउंटी लगा हुआ है और उसकी टाइमलाइन कल सुबह 11 बजे तक है। और ये सब बातें वो गोजो को अपने फोन पर बता रहा होता है। और दूसरी तरफ गोजो को उस कर्स यूजर ने 4 क्लोन से घेर लिया होता है और उस पर अटैक करने लगते हैं, जिसे गोजो बड़े आराम
से सभी क्लोन को हरा देता है। इस कर्स स्पिरिट का यही स्किल होता है कि वो अपने क्लोन बना सकता है। उसके बाद गोजो उस मेन कर्स को ढूंढ रहा होता है जो कि क्लोन बना रहा होता है और वो उसे ढूंढ लेता है, जिस पर वो कर्स गोजो से पूछते हैं कि तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया, जिस पर गोजो कहता है कि मेरी आंखें बहुत ही अच्छी है। फिर वो कर्स स्पिरिट अपनी टेक्निक एक्सप्लेन करता है। फिर उसके बाद कर्स वहाँ से भागने लगता है, जिस पर गोजो अपनी टेक्निक का यूज करता है, जिससे कि वो और कर्स यूजर दोनों एक जगह पर खींचे चले जाते हैं। फिर गोजो उस कर्स स्पिरिट को एक पंच में ही हरा देता है। रिको गोजो की पावर को देखकर हैरान हो जाती है। तभी रिको के फोन पर एक फोटो आती है जिसमें मिसातो को किसी ने किडनैप कर लिया होता है। इसके बाद गेतो कहता है कि सारी गलती मेरी है, मुझे इसे अकेला नहीं छोड़ना था, मुझे भी पता था कि सभी दुश्मन उसे किडनैप करके ले जाएंगे। इधर गोजो सोचने लगता है कि अब वो हमें ब्लैकमेल करेंगे और कहेंगे कि अगर मितासो जिंदा चाहिए तो रिके को हमें दे दो। गोजो एक प्लान बनाता है और कहता है कि हम रिके की जगह कोई और लड़की उन्हें दे देंगे, जिस पर रिको कहती है कि मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है, मैं तेंगेन से मर्ज होने से पहले मितासो से मिलना चाहती हूँ। जिस पर गोजो रिको की ये बात मान लेता है और उसे अपने साथ चलने के लिए हाँ कर देता है। फिर गोजो, गेतो और रिको सभी उस आइलैंड पर चले जाते हैं जहाँ पर किडनैपर ने उन्हें बुलाया होता है। गेतो और गोजो दोनों मिलकर सभी किडनैपर को मारकर मितासो को बचा लेते हैं। फिर वो सभी मिलकर बीच पर मजे करने चले जाते हैं। गोजो और रिको दोनों पानी में खेल रहे होते हैं और दूसरी तरफ मितासो गेतो से पूछती है कि तुम यहाँ पर प्लेन से आए हो। गेतो बताता है कि गोजो अपनी आंखों के प्लेन के अंदर सभी लोगों को बस में कर सकता है और मैंने अपने एक स्पिरिट को भी बुलाया था हमारी सेफ्टी के लिए। फिर मिसातो कहती है कि मुझे डर है कि अगर हम वापस जाएंगे तो दो गैंग के लोग हम पर अटैक न कर दें, जिस पर गेतो कहते हैं कि हमने इसके बारे में पहले ही सोच लिया है और एयरपोर्ट पर जुजुत्सु हाई के दो सोर्सर को बुलाया है। वो दोनों सोर्सर एयरपोर्ट पर उनका वेट कर रहे होते हैं और वो दोनों फर्स्ट ईयर के सोर्सर्स होते हैं। उनमें से एक का नाम मनामी और दूसरे का नाम हेबारा होता है। फिर हम देखते हैं कि गोजो और रिके बहुत ही मजे कर रहे होते हैं। फिर गेतो गोजो से कहता है कि जाने का टाइम हो गया है। ये सुनते ही रिको बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और ये सब गोजो देख लेता है। फिर गोजो कहता है कि हम कल सुबह यहाँ से जाएंगे क्योंकि मर्ज होने का टाइम तो कल शाम तक का है और ये जगह टोक्यो से ज्यादा सेफ है और यहाँ पर कर्स यूजर भी बहुत ही कम है और कल तक रिको पर लगने वाला बाउंटी भी खत्म हो जाएगा और हमें कोई भी खतरा नहीं होगा। फिर गेतो गोजो से कहता है कि तुम कल रात से नहीं सोए हो और अपने कर्स टेक्निक का यूज कर रहे हो, जिस पर गोजो कहता है कि मैं ठीक हूँ और मुझे किसी बात की टेंशन नहीं है जब तक तुम मेरे साथ हो। ये सुनते ही मनामी को गुस्सा आ जाता है कि वो सब कल आएंगे। फिर वो सभी उस आइलैंड पर घूमने लगते हैं और उसके अगले दिन टोक्यो में जुजुत्सु हाई आ जाते हैं। फिर गोजो आसपास चेक करके अपनी इन्फिनिटी शील्ड हटा देता है। तभी उसके पीछे से कोई उसको तलवार से मार देता है और गेतो समझ नहीं पाता कि ये जुजुत्सु हाई के बैरियर से अंदर कैसे आ गया। तभी गोजो अपने पीछे देखता है तो हमें पता लगता है कि जिसने उसे पीछे से अटैक किया था वो तोजी होता है। फिर हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम गोजो को देखते हैं। गोजो पैदा होते ही बहुत फेमस हो गया था क्योंकि वो 6 आइज टेक्निक के साथ पैदा हुआ था। फिर तोजी कहते हैं कि तुम पहले हो जिसने मुझे पीछे से महसूस कर लिया था। फ्लैशबैक खत्म होने के बाद हम देखते हैं कि गोजो तोजी को हवा में उड़ा लेता है और गेतो एक कर्स स्पिरिट निकालता है जो कि तोजी को खा जाता है, जिसके बाद गोजो अपनी खुद की कर्स स्पिरिट से हील कर लेता है और गेतो से कहता है कि तुम रिको को मास्टर तेंगेन के पास ले जाओ और मैं इसे देखता हूँ। फिर गेतो रिको और मिसातो को अपने साथ ले जाता है और इधर तोजी उस स्पिरिट को काट कर बाहर निकलता है और उसके कंधे पर एक कर्स स्पिरिट होता है जो कि उसे बहुत सारे वेपन देता है। फिर तोजी कहता है कि रिको यहाँ पर नहीं है, जिस पर गोजो कहता है कि अब तो रिको पर से बाउंटी भी हट चुकी है, तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे। फिर तोजी कहता है कि वो बाउंटी मैंने ही उस पर लगाया था जिससे कि तुम बाकी दुश्मनों से लड़ने में उलझ सको। फिर गोजो और तोजी के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। गोजो का अटैक तोजी पर असर नहीं होता है और वो बहुत ही फास्ट होता है। फिर तोजी वहीं पर छुप गया होता है, जिसे देखकर गोजो अपनी टेक्निक कर्स ब्लू का यूज करता है और अपने आसपास की सभी चीजों को तबाह कर देता है जिससे कि तोजी छिप न सके। तभी गोजो पर बहुत सारे मोस्टर अटैक कर देते हैं, जिसे बचने के लिए गोजो अपनी टेक्निक का यूज कर ही रहा होता है। इतने में तोजी उसके पीछे आ जाता है और उस पर अपने एक रेयर वेपन से अटैक करता है। उसकी इन्फिनिटी शील्ड को तोड़कर गोजो के गर्दन पर एक वेपन से अटैक करता है और उसकी पूरी बॉडी को बीच से काट देता है और उसके पैरों पे अटैक करने के बाद उसके सिर पर अटैक करके वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोजो जमीन पर मरा हुआ पड़ा हुआ दिखाई देता है और दूसरी तरफ गेतो मितासो और रिको को जुजुत्सु हाई के सबसे निचले वाले हिस्से में ले आता है जहाँ पर मास्टर तेंग होते हैं। फिर रिको मितासो को हग करके गुड बाय करती है, जिसके बाद गेतो रिको को मेन हॉल में ले आता है जहाँ पर मास्टर तेंगेंग होते हैं। फिर गेतो कहता है कि यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है जिसमें सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिन्हें मास्टर तेंगेंग चाहे। फिर वो रिको को कहता है कि तुम चाहो तो मैं तुम्हें वापस ले जा सकता हूँ, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि टीचर यागा उन्हें बताते हैं कि बॉडी मर्ज होने के बाद उस आदमी की मौत हो जाएगी जो बॉडी मर्ज करेगा। फिर गेतो और गोजो प्लान बनाए हुए होते हैं कि अगर वो लड़की जीना चाहती है तो हम उसकी मदद करेंगे। जिसके बाद गेतो कहता है कि हम तुम्हें बचाने के लिए मास्टर तेंगेंग से भी लड़ेंगे क्योंकि हम दोनों यहाँ पर सबसे पावरफुल हैं। कि उसको बचपन से ही बताया गया था कि उसका जन्म किसी खास काम के लिए हुआ है। मेरे पेरेंट्स के गुजरने के बाद
मैं हमेशा से अकेली रहती थी और मेरा कोई भी नहीं है, पर जब से मेरे स्कूल में फ्रेंड्स बने मेरे जीने की उम्मीद और भी बढ़ गई। जिसके बाद वो गेतो से कहती कि मैं अपनी लाइफ और जीना चाहती हूँ और अपना हाथ गेतो के हाथ की ओर बढ़ाती है। इतने में उसके सर पर गोली लग जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। गेतो ये सब देखकर हैरान हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि ये गोली तोजी ने चलाई होती, जिस पर गेतो पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए। फिर तोजी कहते कि मैंने गोजो को मार दिया। ये सुनते ही गेतो और भी गुस्सा हो जाता है और वो अपने दो सबसे पावरफुल स्पिरिट को निकाल लेता है और कहता है कि अब तुम नहीं बचोगे। फिर गेतो अपने कर्स स्पिरिट से तोजी पर अटैक कर देता है, पर तोजी उन दोनों कर्स स्पिरिट से बचकर गेतो पर गोली चला देता है, जिसे गेतो एक स्पिरिट से ब्लॉक कर देता है। फिर गेतो उस पर अपने ड्रैगन से अटैक कर देता है, पर जब गेतो देखता है कि उसका ड्रैगन तोजी को कुछ नहीं कर सकता तो वो हैरान हो जाता है। फिर तोजी एक्सप्लेन करता है कि वो जुजुत्सु हाई में कैसे एंटर हुआ। तोजी बताता है कि जुजुत्सु हाई के बैरियर दिखाई नहीं देते हैं, पर जिन लोगों को भी यहाँ के सभी लोकेशन पता होते हैं उनके लिए यहाँ पर आना बहुत ही आसान होता है। वो बताता है कि साल के इस समय सभी स्कोरर बिजी होते हैं और कुछ स्कोरर अभी तो दूसरे ऑर्गेनाइजेशन से लड़ रहे होते हैं। फिर उसके बाद वो कहता है कि मेरे अंदर कर्स एनर्जी ना होने के कारण मैं जुजुत्सु हाई में आराम से आ सकता हूँ, और अगर मेरे पास कर्स एनर्जी होती तो मैं जुजुत्सु हाई में नहीं आ पाता। फिर वो अपने अंदर से कर्स निकालता है जिससे उसे वेपन मिलते हैं। फिर वो एक्सप्लेन करता है कि मैंने इस कर्स स्पिरिट को अंदर लाने के लिए इसे छोटा कर दिया था और इस कर्स स्पिरिट को निगल गया, जिससे कि बैरियर कर्स स्पिरिट को डिटेक्ट नहीं कर पाया और मैं आराम से जुजुत्सु हाई के अंदर आ गया। फिर गेतो को सारी बात समझ आ गई और वो समझ गया कि तोजी हेवनली स्किल के साथ पैदा हुआ है, जिसके अंदर 5 सेंस होते हैं और वो अपनी सेंस की मदद से हमारा पीछा कर सकता है। फिर गेतो उससे पूछता है कि तुम्हें रास्ते में मितासो मिली होगी, जिस पर तोजी कहता है कि मैंने उसे भी मार दिया। फिर गेतो उस पर ड्रैगन और बहुत सारे कर्स से अटैक कर देता है, पर तोजी उसके ड्रैगन को अपने कटाना से काट देता है, जिसे देख गेतो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि वो कर्स ड्रैगन उसका सबसे पावरफुल कर्स था, जिसे तोजी ने बड़े ही आराम से मार दिया। फिर गेतो का एक दूसरा पावरफुल स्पिरिट तोजी को अपने डोमेन में फंसा लेता है और उस पर अपने ब्लड से अटैक करता है, पर तोजी अपने उस रेयर वेपन का यूज करके उस स्पिरिट के डोमेन और उसे भी काट देता है। तभी गेतो तोजी के पीछे आ जाता है और उसके कर्स स्पिरिट को ऑब्जर्व करने लगता है, जिससे कि तोजी को और वेपन ना मिल पाए, जिससे कि वो टॉम पर आकर गिर जाता है और गेतो बहुत ही बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर तोजी उसे मारने से पहले सोचता है कि अगर ये आम स्कोरर होता तो मैं इसे कब का मार दिया होता, पर ये कर्स स्पिरिट स्कोरर है, अगर मैं इसे मार दूं तो इसके बहुत सारे कर्स स्पिरिट रिलीज हो जाएंगे, इसलिए वो इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकता था। इस वजह से वो गेतो को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है और रिको की बॉडी को टाइम वेसल ग्रुप के प्रेसिडेंट के पास लेके चला जाता है, जिसे देख प्रेसिडेंट बहुत ही खुश हो जाते हैं और तोजी से कहते कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, मैं तुम्हें इस काम के और भी पैसे दूंगा। फिर प्रेसिडेंट कहते कि जुजुत्सु स्कोरर की खोज मास्टर तेंगेंग ने ही की थी और रिलीजियस लोग और स्कोरर की आपस में नहीं बनती थी, तभी टाइम वेसल ग्रुप का जन्म हुआ और हम नहीं चाहते थे कि मास्टर तेंगेंग की बॉडी किसी आम इंसान से मर्ज हो, इसलिए उन्होंने तोजी को हायर किया ताकि वो रिको को मार दे और इसके बाद जो भी अंजाम होगा वो देख लेंगे, चाहे इसके लिए मास्टर तेंगेंग खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल होकर इंसानों पर ही खतरा क्यों न बन जाए। इतना कहकर प्रेसिडेंट रिको की बॉडी को लेकर चले जाते हैं। फिर तोजी और कोंग दोनों के बाहर आने के बाद हमें पता चलता है कि मितासो का किडनैप तोजी ने किया था और कोंग को कहते हैं कि इसे दूर ले जाके मार दे। फिर कोंग का आइडिया होता है कि मितासो को जिंदा रखने का, जिससे कि वो मितासो पर रिसर्च कर पाए और वो सभी टेंशन से फ्री हो जाए और इसका प्लान काम कर जाए। फिर तोजी पूछते हैं कि तुम मितासो को उस आइलैंड पर कैसे ले गए, अगर तुम उसे ट्रांसपोर्ट के रास्ते भेजते तो तुम सिक्योरिटी के हाथों पकड़े जाते। जिस पर कोंग कहता है कि प्रेसिडेंट के पास एक प्राइवेट प्लेन है जिसमें मैंने मितासो को उस आइलैंड पर ले गया। इसके बाद तोजी से कहते हैं कि चलो इस महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, पर कोंग वहाँ से ये कहते हुए चला जाता है कि अब वो तोजी से तभी मिलेगा जब उसे काम होगा। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब तोजी भी यहाँ से जाने वाला होता है, तभी उसे रास्ते में गोजो दिखाई देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है। फिर गोजो एक्सप्लेन करता है कि जब उसने उसकी गर्दन पर अटैक किया था तब उसने अपनी सारी पावर का यूज रिवर्स कर्स टेक्निक पर कर दिया था, जिससे कि वो हील हो गया और ये पहली बार होता है कि जब गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज करता है। फिर वो तोजी से कहते हैं कि तुम्हारी एक गलती की वजह से मैं जिंदा हूँ। वो बताता है कि अगर तोजी ने उसकी सर बॉडी से अलग कर दी होती तो वो मर चुका होता, पर उसने ऐसा नहीं किया। फिर गोजो जोर जोर से हंसने लगता है। तभी गोजो कहता है कि असली फाइट तो अब शुरू हुई है और गोजो पर अपने सारे रेयर वेपन से अटैक करता है, पर इससे गोजो उसके अटैक से बच जाता है और ठीक उसके पीछे चला जाता है और उसे अपनी कर्स टेक्निक रेड से दूर फेंक देता है और गोजो भी हवा में तैर और हंस रहा होता है, जिसे देखकर तोजी कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है। फिर तोजी दोबारा से खड़ा होता है और उसे अब पता होता है कि गोजो के पास अब 3 टेक्निक है, पहली इन्फिनिटी शील्ड, दूसरी कर्स टेक्निक ब्लू और तीसरी कर्स टेक्निक रेड, जिसका सामना वो कर सकता है। फिर तोजी अपने इन्वर्टर स्पेसर को दूसरे वेपन से जोड़ देता है
जब वो गोजो की आंख को देखता है तब उसे डर लगता है, पर वो भी गोजो को मारने के लिए रेडी हो जाता है। वो लगातार अपने स्पेसर से गोजो पर अटैक करता है, जिससे कि गोजो आसानी से बच जाता है। फिर गोजो कहते हैं कि तुम ज़ेनन क्लैन से हो, इसलिए तुम लिमिटलेस टेक्निक के बारे में सब कुछ जानते हो, पर हमारे गोजो क्लैन में भी कुछ टेक्निक है जो कि कुछ ही लोगों को मालूम है। फिर गोजो रेड और ब्लू को जोड़कर कर्स टेक्निक पर्पल बनाता है और कहते हैं कि इस अटैक के सामने जो कोई भी होता है वो खत्म हो जाता है। और गोजो इस टेक्निक का यूज तोजी पर करता है, जिससे कि तोजी की आधी बॉडी कट जाती है। अब तोजी की हार हो चुकी होती है। फिर उसे समझ में आता है कि उसे गोजो से नहीं लड़ना चाहिए था। वो अपने ज़ेनन क्लैन को साबित करना चाहता था, जिससे उसे निकाल गया था कि वो भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। फिर गोजो तोजी के पास आता है और कहते हैं कि तुम्हारे लास्ट वर्ड क्या है, जिस पर तोजी कहता है कि मेरा 2 साल का बेटा है जिसका नाम मेगुमी है, उसे कुछ दिनों में ज़ेनन क्लैन को बेच दिया जाएगा, जिसके बाद वो जो चाहे वो कर सकते हैं। तभी हमें गेतो दिखता है, जिसके सामने वही कर्स स्पिरिट होता है जो कि तोजी के पास होता है। फिर गेतो जैसे ही अंदर जाता है तो उसे गोजो दिखाई देता है, जो कि रिको की बॉडी को अपने हाथों में पकड़कर खड़ा होता है। उसे गोजो कुछ चेंज दिखाई देता है। फिर गेतो बताता है कि मुझे शोको ने अपने टेक्निक से हील कर दिया था, जिसके बाद मैं सीधा यहाँ पर आया। फिर गोजो वहाँ पर खड़े सभी लोग जो कि हंस रहे होते हैं गेतो से पूछते हैं कि हमें इन लोगों को मार देना चाहिए, जिस पर गेतो कहता है कि कोई फायदा नहीं, क्योंकि ये सब टाइम वेसल ग्रुप के गुलाम हैं और इनके मेन लोग तो यहाँ से भाग चुके होंगे। फिर गेतो कहता है कि इन सभी क्राइम के बाद टाइम वेसल ग्रुप तो अब खत्म हो जाएगा। गोजो कहता है कि हर चीज का मतलब होना जरूरी नहीं, ऐसा क्या करो वहाँ से चला जाता है। पर गेतो कहता है कि हर चीज का मतलब होना जरूरी है, खासकर जुजुत्सु सोर्सर्स के लिए। इसके बाद कहानी 1 साल आगे चली जाती है, जहाँ पर गोजो अपनी नई पावर्स को टेस्ट कर रहा होता है और शोको और गेतो को बताता है कि उसकी इन्फिनिटी शील्ड किसी भी तरह के खतरे को महसूस कर सकती है और रिवर्स टेक्निक की वजह से मैं ज्यादा थकता भी नहीं और मेरा माइंड बहुत ही फ्रेश होता है। इतना सुनने के बाद गेतो को लगता है कि गोजो से ज्यादा पावरफुल हो गया है, जिस वजह से वो अब मिशन पर अकेला जाने लगा और काफी सैड रहने लगता है और नहाते हुए सोचते है कि वो जुजुत्सु सोर्सर इंसानों की मदद करने के लिए बना था। पर जब से गेतो ने उन सभी लोगों को देखा है जो कि रिको के मरने पर ज्यादा खुश थे, फिर वो नहाने के बाद बैठा होता है, तभी उसके पास हिबारा आ जाता है और कहता है कि मैं मिशन के लिए बहुत ही दूर जा रहा हूँ। फिर गेतो हिबारा से पूछते है कि तुम्हें जुजुत्सु सोर्सर बनकर कैसा लगता है, जिस पर हिबारा कहते है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, पर मुझे अच्छा लगता है कि मैं लोगों की मदद कर सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक लेडी आ जाती है और कहती है कि तुम्हें कौन सी लेडी पसंद है, जिसे सुनकर गेतो कुछ भी नहीं कहता है और सोचने लगता है कि ये कौन है। फिर हेबारा उसे बताता है कि उसे वो लड़की बहुत ही पसंद है जो बहुत ही खाती हो। फिर हेबारा वहाँ से चला जाता है और वो लेडी गेतो के पास बैठ जाती है और उससे दोबारा वही पूछती है कि तुम्हें कौन सी लड़की पसंद है। फिर गेतो उसे पूछते है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं स्पेशल ग्रेड सोर्सर यूकी हूँ। फिर गेतो को याद आता है कि इस सोर्सर का जुजुत्सु हाई से कोई लेने देना नहीं है और वो मिशन पर भी अकेली जाती है। यूकी गेतो से कहती है कि जुजुत्सु हाई सिर्फ बीमारी का इलाज करते हैं, पर मैं चाहती हूँ कि इस बीमारी को ही खत्म कर दूं। जिस पर यूकी बताती है कि वो इस दुनिया के सभी कर्स स्पिरिट को ही खत्म कर देना चाहती है। जैसा कि हमें पता है कि कर्स स्पिरिट इंसानों की नेगेटिव सोच की वजह से आते हैं और वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। फिर यूकी कहते हैं कि उसे एक ऐसा इंसान मिला था जिस पर कोई भी कर्स स्पिरिट काम नहीं करती थी, उसका नाम तोजी होता है। वो उसे स्टडी करना चाहती थी, हालांकि वो मर चुका होता है। फिर गेतो कहता है कि हमें सभी इंसानों को मार देना चाहिए। तब यूकी उसे समझाते कि इंसानों को मारना सबसे आसान है, पर इससे सब इंसान सोर्सर बनने लगेंगे, इसलिए मुझे लगता है कि उन्हें मारना ठीक नहीं होगा। फिर गेतो कहते हैं कि हाँ तुम तो इंसानों को प्रोटेक्ट करती हो। फिर जब यूकी अपने बाइक पर बैठकर वहाँ से जा रही होती है, तभी वो गेतो को कहती है कि उससे दोस्ती कर लेनी चाहिए, क्योंकि आगे चलकर गोजो और वो दोनों ही स्पेशल ग्रेड सोर्सर बनने वाले। तभी हम देखते हैं कि गेतो सीधा डेड बॉडी रूम में एक बॉडी को देख रहा होता है और वो बॉडी हेबारा की होती है, जिस पर गोजो एक्सप्लेन करता है कि हेबारा को सेकंड रेट कर्स स्पिरिट को खत्म करने के लिए भेजा गया था, पर वो कर्स स्पिरिट फर्स्ट रेट का हो गया और हेबारा को मार दिया। फिर गोजो गेतो से कहते हैं कि तुम आराम करो, बाकी के मिशन पर मैं जाकर उसे पूरा कर देता हूँ। फिर 1 मंथ बाद गेतो मिशन पर जाता है। उस मिशन के अंदर उसे एक गांव में कर्स स्पिरिट को मारना होता है, क्योंकि उस गांव के कुछ लोगों को कर्स स्पिरिट ने मार दिया होता है। फिर गेतो उन सभी कर्स स्पिरिट को खत्म करने के बाद देखते हैं कि वहाँ पर एक छोटी सी लड़की को कैद किया गया होता है। वो दोनों लड़कियां भी सोर्सर होती है, जिस पर गेतो समझ जाता है इन दोनों का उस कर्स से कोई भी लेने देना नहीं है, इसलिए वो उसे छोड़ दे। जिस पर गाँव वाले उसकी बात को नहीं मानते और कहते कि हम इन्हें मार देंगे, जिसे सुन गेतो अब आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और अपने स्पिरिट बाहर निकालकर सभी गांव वालों को मार देता है। उसने टोटल 112 लोगों को मार दिया होता है। जब ये बात जुजुत्सु हाई में पता चलता है कि गेतो ने उन सभी गांव वालों को मार दिया है, तो उसे मौत की सजा देने का फैसला किया गया। जब ये बात गोजो और टीचर यागा को पता चलती है, तो वो दोनों हैरान हो जाते हैं और विश्वास नहीं करते कि गेतो ने इन सभी आम लोगों को मारा है। तभी हमें शहर में गेतो और शोको दिखाई देते हैं।
सो को पूछती कि क्या तुमने सभी लोगों को मारा है, जिस पर गेतो कहता है कि हाँ मैं सभी नॉर्मल लोगों को खत्म करना चाहता हूँ और इस दुनिया में सिर्फ सोर्सर ही रहेंगे। फिर सो को गोजो को फोन करती है और कहती है कि उसे गेतो मिल गया है। ये सुनते ही गोजो गेतो के पास आता है और कहता है कि क्या तुमने सही में उन सभी लोगों को मारा है। फिर गेतो कहता है कि हाँ मैंने उन सभी लोगों को मारा है और कहते है कि मैं सभी इंसानों को खत्म कर दूंगा। जिसे सुन गोजो कहता है कि सभी लोगों को मारना आसान नहीं है, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। जिस पर गेतो कहता है कि तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो, वरना मैं सभी इंसानों को खत्म जरूर कर दूंगा। फिर जैसे ही गोजो गेतो पर अपनी कस्ट टेक्निक पर्पल का यूज करने वाला होता है, पर वो उस टेक्निक का यूज नहीं कर पाता क्योंकि गेतो उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, जिस वजह से गेतो वहाँ से चला जाता है। फिर गोजो टीचर यागा को बताता है कि भले ही वो सबसे स्ट्रॉन्ग हो पर वो गेतो को नहीं मार पाएगा। फिर कहानी 11 साल आगे चली जाती है, जहाँ हमें पता चलता है कि गोजो अपने पास्ट को याद कर रहा होता है। तभी उसके पास मेगुमी, यूजी और नोबारा आ जाते हैं क्योंकि गोजो उन्हें यहाँ किसी सीक्रेट मिशन के बारे में बात करने के लिए बुलाया था। तभी वो सभी मिशन के लिए जा रहे होते हैं। मेगुमी थक चुका होता है इसलिए वो वापस जाने लगता है। तभी नोबारा भी वहाँ से जाने लगती है, जिस पर यूजी उसे रोकता है और कहता है कि चलो एक मूवी देखने चलते हैं। और यूजी नोबारा को उस मूवी का थिएटर दिखाता है, जिसे देख नोबारा वहाँ से मना करके चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि यूजी को एक लड़की देख रही होती है। फिर हम मे को देखते हैं जो कि क्योतो के प्रिंसिपल के पास कुछ स्टूडेंट को रैंक बढ़ाने के लिए वहाँ पर आई होती है। मे कहती है कि पांडा, नोबारा, मेगुमी और यूजी का रैंक बढ़ाकर उसे फर्स्ट ग्रेड बना दे। फिर प्रिंसिपल कहते कि ये सब इतना आसान नहीं है, इसलिए पहले उन्हें फर्स्ट ग्रेड के स्टूडेंट के साथ मिलकर मिशन पूरा करना होगा और उसके बाद उन सभी को अकेले अकेले एक फर्स्ट ग्रेड मिशन पर जाना होगा। फिर डिसाइड किया जाएगा कि उन्हें फर्स्ट ग्रेड की रैंक देना चाहिए या फिर नहीं। फिर हम देखते हैं कि मे और तोड़ो दोनों टेबल टेनिस खेल रहे होते हैं। तोड़ी बोलते हैं कि एक बार यूं ही मिशन से वापस आ जाएगा, फिर मैं उसके साथ मिशन पर जाऊंगा। जिस पर मे बताती है कि जितने भी स्टूडेंट की सिफारिश है हम उनके साथ मिशन पर नहीं जा सकते हैं। जिसे सुन तोड़ो शौक हो जाता है और मे मैच जीत कर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ हम नोबारा को देखते हैं, जिसके पीछे वाली लड़की होती है जो कि कुछ देर पहले यूजी को देख रही थी। वो लड़की नोबारा से कहती कि क्या तुम यूजी के बारे में बता सकती हो। उस लड़की का नाम यूको होता है। फिर वो दोनों कॉफी शॉप में बैठकर बातें करते हैं। वो बताती कि वो यूजी को पसंद करती है, पर उस समय उसमें हिम्मत नहीं थी कि वो उसे ये बोल सके। फिर ये सुनकर नोबारा हैरान हो जाती है और मेगुमी को फोन कर बुलाती है क्योंकि मेगुमी यूजी को उससे ज्यादा जानता है। फिर यूको नोबारा से पूछती है कि क्या तुम भी यूजी को पसंद करती हो, जिस पर वो सीधा मना कर देती है। तभी वहाँ पर मेगुमी आ जाता है। फिर नोबारा मेगुमी से पूछने लगती है कि यूजी की कोई गर्लफ्रेंड भी है, जिस पर मेगुमी कहते हैं कि यूजी सिंगल है और उसके रूम में एक मॉडल की फोटो लगी हुई है। फिर वो मेगुमी से पूछती है कि यूजी को किस तरह की लड़की पसंद है। फिर मेगुमी बताता है कि मुझे यूजी ने एक बार बताया था कि उसे लंबी लड़की पसंद है। ये सुनते ही नोबारा और यूको खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ पर यूजी आ जाता है, जिसे देख रिको सोचने लगती है कि यूजी उसे पहचान पाएगा। यूजी यूको को पहचान लेता है और बताता है कि मुझे यूको की हैंड राइटिंग बहुत ही पसंद थी। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर यूजी से उसके दोस्त पूछते हैं कि उसे किस तरह की लड़की पसंद है, जिस पर यूजी बताता है कि उसे यूको पसंद है क्योंकि उसे उसकी हैंड राइटिंग बहुत ही अच्छी लगती थी। ये सुनते ही यूजी के दोस्त उस पर हंसने लगते हैं और उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि यूको तो बहुत ही मोटी है। और ये सब यूको सुन लेती है। यूको को लड़कों में सिर्फ यूजी ही पसंद था, बाकी सब लड़कों से वो नफरत करती थी। फिर फ्लैशबैक खत्म हो जाता है और यूको और यूजी साथ में घूम रहे होते हैं, पर यूको यूजी को अपने दिल की बात नहीं बता पाती है क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि यूजी उसे नए लुक की वजह से पसंद करे। कुछ देर बात करने के बाद वो वहाँ से चली जाती है। फिर मेगुमी कहते कि उन्हें एक दूसरे का नंबर तो ले ही लेना चाहिए था, जिस पर नोबारा कहती कि यूको ने मुझे अपना नंबर दिया है। तभी नोबारा को गुस्सा आ जाता है कि उसका बॉयफ्रेंड मिलने से पहले यूजी को गर्लफ्रेंड मिल जाएगी। तभी वो सब मूवी देखने जाने वाले होते हैं। तभी मेगुमी को गोजो का कॉल आता है कि उसे लोरी के पास जाना होगा क्योंकि एक बहुत ही जरूरी काम है। फिर वो सभी लोरी के पास आ जाते हैं, जहाँ लोरी बताती कि गोजो की बात सच थी, हमारे बीच कोई धोखेबाज छुपा है जो हमारे सभी सीक्रेट को बाहर लीक कर रहा होता है। फिर लोरी बताती कि एक गदर हायर अप है और दूसरा कोई स्टूडेंट है जो कि इन्फॉर्मेशन हायर अप को देता है। फिर लोरी बताती कि वो स्टूडेंट का नाम है मेगामारू। मेगामारू का असली नाम कोकीची है, जिसके पास पॉपेट को कंट्रोल करने वाली स्किल है। वो किसी भी तरह के पॉपेट को कंट्रोल करके उसकी इन्फॉर्मेशन लीक कर सकता है। फिर वो सभी कोकीची के पते पर जाते हैं, पर वो जैसे ही वो रूम के अंदर जाते वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता है। कोकीची ने उन्हें गलत पता बताया होता है, जिससे कि उनका शक कंफर्म हो जाता है कि कोकीची ही गद्दार है। फिर हम देखते हैं कि कोकीची अपने असली ठिकाने पर होता है, जहाँ पर उससे मिलने गेतो और माहितो आए होते हैं। कोकीची ने माहितो और गेतो का कहने पर यह काम किया
लिया था और बदले में माहितो उसकी बॉडी को पहले जैसा बना देगी। माहितो कोकिची को मारना चाहता था, जिस पर गेतो बताता है कि तुम्हें इसे मारने के लिए पहले इसे ठीक करना होगा। फिर माहितो उसे अपने कस्ट टेक्निक से पहले जैसा बना देती है। अपने बॉडी को ठीक देखकर कोकिची बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी माहितो कोकिची पर अटैक करने लगती है, पर कोकिची ने पहले ही यहाँ पर बहुत सारे मेगामारू को बुला लेता है और माहितो पर अटैक कर देता है। माहितो सभी मेगामारू को अपने पावर से खत्म कर देता है। इतने में वो देखते हैं कि कोकिची वहाँ से जा चुका होता है, जिसे देखकर वो सैड हो जाता है। तभी माहितो के पास एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और वहाँ पर एक बहुत बड़ा मेगामारू निकलता है, जिसे कोकिची यहाँ पर बहुत दिनों से बना रहा होता है। उस मेगामारू के अंदर कोकिची बैठा होता है और उसे कंट्रोल करता है। ये सब देख गेतो उसके पास एक कर्टेन बना देता है, जिससे कि उसका कनेक्शन बाहरी दुनिया से खत्म हो जाता है। कोकिची जल्दी से वहाँ से निकलना चाहता है ताकि वो सभी इन्फॉर्मेशन गोजो तक पहुँचा सके और सुबह प्लान के बारे में बता सके। तभी कोकिची अपनी पावर से माहितो पर अटैक कर देता है। अब कोकिची और माहितो में फाइट होने लगती है। माहितो कोकिची के सभी अटैक से बचने लगता है और ये फाइट बहुत ही इंटेंस लेवल पर चली जाती है। तभी कोकिची माहितो के बॉडी पर अपने कैप्सूल से अटैक करता है, जो कि माहितो के हाथ में जाके गिरता है। पर माहितो सोचता है कि उसे इस चीज से कुछ भी नहीं होगा। तभी उस कैप्सूल में से एक कर्स निकलता है और माहितो के हाथ को गुब्बारे की तरह फुलाकर उसे ब्लास्ट कर देता है और कोकिची उसे एक लत मारता है, जिससे कि माहितो दूर जाकर गिरता है। फिर जैसे ही कोकिची उस पर अटैक करता है, तभी माहितो अपने आप को ईगल में बदल कर उड़ने लगता है, जिसे देख कोकिची हैरान हो जाता है कि माहितो ने अपने हाथ को इतनी जल्दी कैसे हील कर लिया। फिर कोकिची उस पर अपने लेजर बीम से अटैक करता है। गेतो ये सब वहीं पर खड़ा होकर देख रहा होता है और एंजॉय करता है। वो लेजर अपने टारगेट पर लगने के बाद ही ब्लास्ट होती है, जिससे बचने के लिए माहितो बहुत सारे जानवरों में बदल कर जंगल में भागने लगता है और वो बीम उसका पीछा नहीं छोड़ती है। तभी माहितो उस मेगामारू पर चढ़ जाता है और अपने हाथ को ब्लेड में बदल कर उसकी सभी वायर को काट देता है, जिससे कि मेगामारू का कंट्रोल खराब हो जाता है और उसके सभी लेजर भी मेगामारू के पीछे आकर ब्लास्ट हो जाते हैं। पर कोकिची फिर से माहितो का एक पंच मारता है, जिससे कि वो दूर जाकर गिरता है। फिर कोकिची उस पर फिर से कैप्सूल डोमेन से अटैक करने जाता है। तभी माहितो अपने डोमेन का यूज करके अपने बड़े हाथों से मेगामारू को नीचे गिरा देता है और वो उस पर अपने डोमेन से अटैक करता है, जिससे कि उसे लगता है कि अब कोकिची मर चुका होगा। पर कोकिची अभी भी मेगामारू के अंदर जिंदा था। उसने अपने आप को जिंदा रखने के लिए शैडो डोमेन टेक्निक का यूज किया था, जिसे उसने मीवा को यूज करते हुए सीख लिया था। तभी वो अपनी शैडो डोमेन एक्सपेंशन का यूज करता है और माहितो को उसमें फंसा कर ब्लास्ट कर देता है, जिससे कि माहितो की पूरी बॉडी ब्लास्ट हो जाती है। और ये सब देखकर गेतो बहुत ही खुश हो जाता है और वो कोकिची की शैडो डोमेन टेक्निक को देखकर बहुत ही इंप्रेस हो जाता है। अब कोकिची को बस गेतो को मारना था, जिसके बाद वो सभी दोस्तों से मिल सकेगा। उसके पास अभी भी एक डोमेन बाकी था और 9 साल की एनर्जी के कारण वो सोचता है कि मैं इस गेतो को आराम से हरा दूंगा। तभी उसके पूरे मेगामारू के अंदर माहितो घुस जाता है और मेगामारू को खत्म कर देता है। माहितो को जिंदा देख कोकिची को यकीन नहीं हो रहा था कि वो उसके शैडो डोमेन से बच गया। तभी कोकिची एक छोटे मेगामारू को बुलाता है। वो मेगामारू माहितो से लड़ने लगता है। अब कोकिची के पास सिर्फ एक ही डोमेन कैप्सूल बचा होता है और वो इसका यूज खुद ही माहितो को मार कर करना चाहता था। फिर वो मेगामारू माहितो के पास जाकर ब्लास्ट हो जाता है। तभी वहाँ पर कोकिची आ जाता है और उस डोमेन कैप्सूल से माहितो पर अटैक कर देता है। पर इससे पहले कि कोकिची माहितो पर उस डोमेन कैप्सूल का यूज कर पाता, उससे पहले माहितो उसे टच कर लेता है, जिससे कि कोकिची की डेथ हो जाती है। और इधर हाई स्कूल में नीवा उस मेगामारू का उठने का वेट कर रही होती है, क्योंकि उस मेगामारू के पीछे कंट्रोल कर रहा होता है। वो उसे देखना चाहती, पर उसे इस बात का पता नहीं होता कि वो मेगामारू अब कभी भी नहीं उठेगा। वो हमेशा सोया ही रहेगा, क्योंकि कोकिची जो कि मेगामारू को कंट्रोल कर रहा होता है, अब उसकी डेथ हो चुकी है। तभी हम गेतो और माहितो को देखते हैं। गेतो माहितो से कहता है कि ये फाइट तो बहुत ही खतरनाक थी, जिस पर माहितो बताता है कि ज्यादा नहीं। फिर वो बताता है कि जब उसे कैप्सूल लगा था तो उसने उस कैप्सूल के असर से पहले ही बॉडी को ब्लास्ट कर लिया था और डोमेन को हटा लिया था, जिससे कि कोकिची को लगे कि मैं मर चुका हूँ। अब वो दोनों सुबह इवेंट के लिए रेडी थे, जो कि अब से 10 दिन बाद होने वाला था। अब कहानी 10 दिन आगे चली जाती है और डेट 31 अक्टूबर होता है और आज होलविन भी होता है। आज के दिन लोग सड़कों पर कस्ट्यूम पहनकर बाहर निकलते हैं और आज के दिन बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है। तभी वहाँ पर 40 मीटर के एरिया में कर्टेन लगाया जाता है और सभी लोगों को उस कर्टेन में रहने के लिए कहा जाता है, जब तक कि गोजो वहाँ पर नहीं आ जाता है। फिर हम देखते हैं कि कोई चीज सभी लोगों को अपनी ओर खींच रही होती है और कर्टेन के सभी ओर जुजुत्सु सोर्सर को लगा दिया जाता है। टोक्यो मेट्रो स्टेशन पर हम मनामी, मेगुमो और टोकामा को देखते हैं। फिर क्योटाका बताता है कि हम सभी सोर्सर कर्टेन के बाहर जा सकते हैं, पर हम लोग कर्टेन के बाहर नहीं जा सकते और कर्टेन के अंदर किसी भी तरह का सिग्नल नहीं होता, जिससे कि वो फोन पर किसी से भी बात नहीं कर पाएंगे। फिर काटुमा मेगुमी को बताता है
है कि सिग्नल ब्लॉक का 10 का साइड इफेक्ट होता है, पर ये सब बातें मेगुमी को नहीं पता थी। फिर टाकुमा मेगुमी को बताता है कि सिग्नल ब्लॉक भी कटन साइड इफेक्ट होता है, पर ये सब बातें मेगुमी को पता थी। फिर मनामी पूछती है कि अब गोजो क्या करेगा। दूसरी तरफ हम माकी नोबारा और माओबिटो जैन को देखते हैं, जो कि स्पेशल ग्रेड 1 सोर्सर और जैन फैमिली का हेड होता है। फिर नया बेटो की मैनेजर उन्हें बताते कि ये कटन बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसने भी ये कर्टन बनाया होगा उसे मारने से ये कर्टन टूट सकता है। जिस पर माकी कहती कि ये कर्टन क्या हमें तोड़ना है, जिस पर अकारी कहती कि बिल्कुल भी नहीं, तुम बस यहाँ पर खड़े होकर इस पर नजर रखनी है। सुबह के साउथ में हम पांडा और कुसाकाबे को देखते हैं। कुसाकाबे एक 1 ग्रेड सोर्सर के साथ टीचर भी होता है। फिर कुसाकाबे बताता है कि इन सभी के पीछे वही होगा जिसने जुजुत्सु हाई पर अटैक किया था। जुजुत्सु हाई के हायर ने ये डिसाइड किया कि कर्टेन के अंदर सिर्फ गोजो ही जाएगा और दुश्मनों को खत्म करेगा। हम सभी को बस बाहर नजर रखनी है, ताकि गोजो से कोई भी दुश्मन बचकर भागने की कोशिश करे तो हम उसे मार पाएंगे। ये सभी यहाँ पर स्टैंड बाय पर रहेंगे और दूसरी तरफ मेमे की टीम खड़ी है। फिर पांडा कहते कि अगर कोई सोर्सर मरेगा तो उसे दुख होगा, पर कोई आम लोग मरेगा तो उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जिस पर कुसाकाबे पांडा को बताता कि ये सब पिछली बार की डीमन परेड से अलग है, क्योंकि इन सभी चीजों के बारे में लोगों को नहीं बताया गया था, इसलिए जुजुत्सु हायर ने सही डिसीजन लिया है। और वैसे भी मैंने कर्टेन के अंदर देखा सभी लोग डरे हुए हैं और बाकी उन पर किसी भी तरह का अटैक नहीं हुआ है। फिर कुसाकाबे कहते हैं कि मुझे इसके अंदर भी नहीं जाना है, क्योंकि उसको लगता है कि अंडरग्राउंड कुछ स्पेशल कर्स स्पिरिट भी छुपे हुए हैं। तभी हम देखते हैं कि जो लोग कर्टेन के अंदर होते हैं वो लगातार गोजो को बुलाने की डिमांड कर रहे होते हैं। हालांकि उसमें से कई लोगों को गोजो के बारे में तो पता भी नहीं है और इनके फोन में सिग्नल भी नहीं आ रहा होता है। तभी ठीक 7:31 पर गोजो कर्टेन के अंदर आता है। फिर जैसे ही गोजो कर्टेन के अंदर जाता है तो उसे उसके अंदर कुछ स्पिरिट महसूस हो रहे होते हैं, जिससे कि वो समझ जाता है कि वहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। फिर हम यूजी को मेमे के साथ देखते हैं। मेमे के साथ उसका भाई भी आया होता है, जिसका नाम यूई होता है। वो मेमे का बड़ा सा वेपन पकड़ कर रखता है। फिर यूजी कहते हैं कि हम गोजो की मदद करने के लिए कर्टन के अंदर क्यों नहीं जा रहे हैं। तभी मेमे के फोन पर मैसेज आता है कि सुबह में एक और जगह कर्टन लगाया गया और उन्हें उसी जगह पर जाना है। इधर गोजो टोक्यो मेट्रो स्टेशन पर आ जाता है, जहाँ पर उसका सामना गोजो, होनामी और चोजो से होता है। जिस पर गोजो कहता है कि पिछली बार की तरह तुम भाग मत जाना, जिस पर जोगो कहता है कि भागने की जरूरत तो तुम्हें होने वाली है। इधर यूजी और मेमे को बताया जाता है कि गोजो के अंदर जाने के बाद वहाँ पर एक कर्टन लगाया गया है, जहाँ पर कर्स स्पिरिट लोगों को मार रहे हैं और कर्स में बदल रहे हैं। फिर मेमे अपने क्रॉस अंदर चेक करने के लिए भेजती है। जैसे ही यूजी अंदर जाने के लिए कहता है तो मेमे अपने फोन में यूजी को प्लेटफॉर्म 5 फ्लोर बताती है और कहती है कि यहाँ पर कर्टन बिछ गया है और फ्लोर 5 और 4 में सभी के सभी कर्स स्पिरिट है जो कि इंसानों को मार रहे हैं। फिर वो कहती है कि जो क्रॉस मैंने भेजे थे उसे 2nd फ्लोर पर किसी ने मार दिया है, इसका मतलब 2nd फ्लोर भी कर्स स्पिरिट है। फिर मेमे अपने भाई के साथ फ्लोर 4 पर चली जाती है इंसानों को बचाने के लिए और यूजी 2nd फ्लोर पर गया होता है माहितो को ढूंढ कर मारने के लिए। फिर जैसे ही यूजी 2nd फ्लोर पर जाता है तो उसे वहाँ पर टिड्डा कर्स स्पिरिट दिखाई देता है, जो कि एक इंसान के सर को खा रहा होता है। फिर यूजी को लगता है कि किसी ने कर्टन बनाया होगा। तभी वो देखते हैं कि उसके पीछे कर्स जैसा कोई ऑब्जेक्ट है, जिसको प्रोटेक्ट करने के लिए इस कर्स को भेजा गया है। फिर यूजी उस कर्स से लड़ता है और उसे मार कर ऑब्जेक्ट तोड़ देता है, जिससे कि बाहर वाला कर्टन खत्म हो जाता है। उधर दूसरी तरफ में भी 4th फ्लोर पर सभी कर्स वुमेन्स को मार देती है और यूजी का वेट कर रही होती है, जिससे कि वो दोनों मिलकर 5th फ्लोर पर जाएंगे। इधर माहितो को भी पता चल जाता है कि उसका कर्स मर चुका है। फिर वो वहाँ गोजो को मारने के लिए चला जाता है। तभी मेमे और यूजी 5th फ्लोर पर जाते हैं, पर उन्हें आने में वहाँ पर देर हो जाती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पर एक लड़की के अलावा और कोई भी नहीं दिखता है। फिर यूजी उस लड़की के पास आता है और पूछता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर वो लड़की शॉक हो जाती है। तभी हम गोजो की फाइट वाले सीन को देखते हैं, जहाँ पर होनामी सभी गेट को बंद कर रही होती है, जिससे कि गोजो वहाँ से भाग न जाए। जिस पर गोजो कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से भागने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं यहाँ से अगर भाग गया तो तुम सभी इंसानों को मार दोगे। जिस पर जोगो कहता है कि मैं तो इन सभी इंसानों को वैसे भी मारने ही वाला था। इतने में उस सभी लोगों को ट्रेन की पटरी की तरफ खींच लेता है, जिस पर जोगो उनसे दूर रहने के लिए कहता है। फिर हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं, जिसमें कि गेतो जोगो को बता रहा होता है कि जब गोजो अकेला होता है तो वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है, क्योंकि अगर उसके पास इंसान होंगे तो गोजो के अटैक से वो भी मारे जाएंगे। जिस पर जोगो सभी इंसानों को मारने लगता है और गोजो की तरफ बढ़ने लगता है। हनामी भी ऐसा ही करता है। फिर चोजो अपने ब्लड टेक्निक से गोजो पर अटैक कर देता है, जो कि गोजो के इन्फिनिटी शील्ड से टकरा कर चली जाती है। तभी जोगो और होनामी गोजो को पंच मारते हैं, पर गोजो के इन्फिनिटी शील्ड के कारण उसका पंच नहीं लगता है। फिर होनामी और जोगो अपने डोमेन एक्सपेंसर से गोजो पर अटैक करते हैं, जिससे कि गोजो का इन्फिनिटी शील्ड टूटने लगता है, जिसे देखकर गोजो वहाँ से हट जाता है और डोमेन वापस में टकरा जाते हैं। गेतो ने उन्हें बताया होता है कि गोजो इतने सारे लोगों के सामने अपने डोमेन यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो सारे लोग भी मारे जाएंगे। इसलिए गेतो भी उन सभी को डोमेन यूज करने से मना कर देता है, क्योंकि अगर उन्होंने अपने डोमेन यूज किया तो गोजो को भी अपना डोमेन यूज करना होगा और
और गोजो के डोमेन के अंदर से वो बच नहीं पाएंगे। फिर गोजो उन्हें बताता है कि उन्हें बस 20 मिनट तक गोजो को संभालना होगा, उसके बाद उनका प्रिजन रिलेम रेडी हो जाएगा। फिर इतने में जोगो एक बंदे को मारते हुए गोजो से कहते हैं कि तुम यहाँ से भागने वाले हो क्या, जिस पर गोजो अपनी आंखों से पट्टी उतारते हुए कहते हैं कि मैं तुम्हारे इस बेकार से प्लेन से डरता नहीं हूँ। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी से गोजो के बारे में पूछा जाता है, जिस पर सिर्फ यूजी को छोड़कर सभी लोग स्पीड के साथ होता है और कहते हैं कि गोजो को अभी और गुस्से में आने दो, फिर हम अपनी चाल चलेंगे। इसके बाद हम यूजी की टीम को देखते हैं जो कि BA4 स्टेशन पर एक लड़की से पूछ रहा होता है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, जिस पर वो लड़की बताते है कि यहाँ पर सभी इंसान मोस्टर में बदल गए और ट्रेन में चढ़ गए, पर ट्रेन में जगह ना होने के कारण उन्होंने मुझे यहीं पर छोड़ दिया। इतना कहने के बाद वो लड़की मोस्टर में बदल जाती है और वहीं पर गिर जाती है। फिर हम देखते हैं कि ट्रेन BA5 स्टेशन पर पहुंच गया होता है, जिसे देख गोजो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी सब लोग सोचते हैं कि अब हम इस ट्रेन में बैठकर यहाँ से जा सकते हैं, पर जैसे ही ट्रेन का डोर खुलता है उसमें से काफी ज्यादा मोस्टर बाहर निकलते हैं और इंसानों को मारकर खाने लगते हैं। फिर उस ट्रेन से बस इतने लोगों को मरता देख एक जगह पर खड़ा हो गया था, तभी जोगो गोजो पर अटैक करता है, पर गोजो उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस वजह से जोगो अपना हाथ वहीं पर छोड़कर भाग जाता है। उसे इन सभी इंसानों की मौत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, तभी इसलिए शायद वो अपना डोमेन यूज नहीं करेगा। तभी वो तीनों गोजो की तरफ देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि गोजो अपने डोमेन को यूज करने जा रहा होता है। सभी लोग कुछ टाइम के लिए वहाँ पर जम जाते हैं। गोजो बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये जिंदा कैसे हो सकता है, क्योंकि 1 साल पहले गोजो ने खुद गेतो को अपने हाथ से मारा होता है। अब गोजो के लिए में 1 मिनट हो जाता है, क्योंकि गोजो की 6 आई टेक्निक के कारण उसका 1 मिनट बहुत ही तेजी से चल रहा होता है और वो प्रिज्म रिलेम गोजो को बुरी तरह से जकड़ लेता है। गोजो उससे निकलने की पूरी कोशिश करता है, पर वो ना ही हिल पाता है और ना ही अपनी टेक्निक का यूज कर पा रहा होता है। तभी गोजो गेतो से पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्यों, और इसे सूडो गेतो कहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जुजुत्सु काइसेन के 0 मूवी में गोजो ने गेतो को मार दिया होता है, पर गोजो और शोको ने उसकी बॉडी को चेक नहीं किया होता है, जिस वजह से सूडो गेतो उसकी बॉडी में घुसकर उसे कंट्रोल कर रहा है और सभी कर्सपीड एक साथ मिलकर गोजो को प्रिज्म रिले में फंसाने का प्लान बनाया, जिसमें कि वो कामयाब हो गए। इसके बाद सूडो गेतो कहता है कि मैं तुम्हें खुद आजाद करूंगा, पर 1000 साल बाद, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे रास्ते में कोई भी स्ट्रॉन्ग सोर्सर आए। जिस पर गोजो कहता है कि तुम भूल गए हो कि गेतो की पिटाई किसने की थी, वो यूता था। गोजो को लग रहा था कि यूता सूडो गेतो को खत्म कर देगा, जिस पर सूडो गेतो बताता है कि कोई भी सोर्सर सतारू गोजो की जगह नहीं ले सकता और न ही उसकी जितना स्ट्रॉन्ग बन सकता है। फिर वो बताता है कि यूता के पास जो पावर थी वो रिको के कारण थी, पर अब रिको नहीं है, जिस कारण वो बस एक आम सोर्सर है और माहितो भी अब उठ चुका होता है। जिसके बाद सूडो गेतो गोजो को गुड बाय कहता है और बोलता है कि अब हम दूसरी दुनिया में मिलेंगे जहाँ पर कर्स का राज होगा। तभी यूजी के कान में एक डिवाइस आकर लग जाता है, जो कि मेगामारू की तरह दिखाई दे रहा होता है। उसमें से कोकीची यूजी को बताता है कि गोजो को सील कर दिया गया है। फिर हम देखते हैं कि इधर गोजो गेतो से कहते हैं कि तुम जाग जाओ, तुम किसी भी कर्स स्पिरिट को अपने बॉडी पर कब्जा करने नहीं दे सकते हो। जिसके बाद गेतो का हाथ हिलता है और अपना गला दबाने लगता है, जिसे देखकर सूडो गेतो हंसने लगता है और कहता है कि ये तो पहली बार हुआ है। फिर वो इसके बाद गोजो के मरने के बाद जापान में सभी इंसानों को सबसे ज्यादा खतरा है। इसके बाद टकुमा उन दोनों के साथ कटेन को काटने के लिए चला जाता है और कहता है कि हम गोजो को बचा लेंगे। और ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगले पार्ट में।